हाँ, तो मेरी आवाज अभी तक बहुत क्लियर है। और हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4। आई अगेन रिपीट, क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हमने पीछे के 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर। ओके, हमारी बुक का हमारा ये लास्ट चैप्टर है। इसमें से एक चैप्टर जो है वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो चुका है। अब वो आप लोग देख लेना। बाकी मैंने ये चारों चैप्टर जो है वो कवर करा दिए हैं, जिसका प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड वाला जो हो, किसी को कुछ आइडियाज चाहिए हो प्रोजेक्ट के लिए या फिर जो भी कुछ हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नहीं तो आप मेरे को डायरेक्ट, जो मेरे वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, जिससे चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। चलिए, अब हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी होता क्या है। पहले हम ओवरव्यू पढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब खाने की सुरक्षा, या इस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो क्या है, खाद्य सुरक्षा भारत में। ऐसा कुछ आपको, खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी क्या होता है, खाने को आप कैसे सिक्योर रख सकते हो। मींस अवेलेबिलिटी, आपको 24 घंटे अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। ऐसा ना हो कि आप अफोर्ड ही ना कर सको खाना। और फूड टू ऑल पीपल एट ऑल द टाइम्स, मतलब क्या बोल रहे हैं, आपको सभी खाना हर एक सही समय पर मिले। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो जो लोग गरीब होते हैं, या आप बोल सकते हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फूड, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन हो जाती है, जहां पर आप देखोगे कि जो भी चीजें हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब देखते हैं होता क्या है। फूड सिक्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किस पर डिपेंड करती है, सिस्टम पे। इसका फुल फॉर्म होता है, पीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है लिख लो, उसमें मार्क कर लो, हाईलाइट करो। एंड द गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी थ्रेट, जब आपको सिक्योरिटी थ्रेटन करने लगे तब। तो बेसिकली अभी हम पढ़ के आ रहे हैं फूड सिक्योरिटी क्या होता है, अभी हम वो देखेंगे। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग। हमारे खाने के लिए फूड क्या है, लिविंग, लिविंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एज फेयर एज एयर फॉर ब्रीदिंग, जैसे कि हवा सांस लेने के लिए। बट फूड सिक्योरिटी मींस, फूड सिक्योरिटी के हम दो तरीके से आयाम देखते हैं, दो तरीके से मीनिंग्स देखते हैं। मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील, 2 टाइम से ज्यादा का मील। ठीक है, इसके अलग अलग डायमेंशन हमको देखने को मिलते हैं। अभी हमने क्या देखा था, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी क्या होता है वो चेक करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अवेलेबिलिटी मतलब खाना जो है वो आपका अवेलेबल रहे हमेशा। अब हमेशा तो फसल कभी कटेगी कभी बढ़ेगी, बट गवर्नमेंट के पास एक ऐसा ग्रेनरीज के अंदर एक ऐसा स्टोर होना चाहिए स्टॉक, जब कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो तो वहां से आप, गवर्नमेंट आपको फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जैसे कोविड आया था तो गवर्नमेंट ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा था ना, पैकेट्स बना बना के दे रही थी। तो वैसे ही एक्सेसिबिलिटी मतलब आप जो खाना है वो हर एक इंसान तक पहुंच सके। अफोर्डेबिलिटी मतलब इतना सफिशिएंट हो कि आप उसे खरीद सको। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि हमको आटा खरीदने के लिए भी 4 दिन या 5 दिन सोचना पड़ रहा है कि नहीं यार अब तो बहुत ही महंगा हो गया, अब नहीं खाया जा सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक डाइटरी नीड्स होनी चाहिए। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा, फूड सिक्योरिटी क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी टू बाय, सबके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, क्वालिटी वाला फूड होना चाहिए, और कोई बैरियर नहीं होना चाहिए फूड को एक्सेस करने के लिए। जैसे मैं तुमसे बोलूं चल तुझे आटा चाहिए, ला पहले मुझे 10 रुपए दे, तो ये बीच में डिमांड वाली करने के लिए कोई नहीं होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, वाई। ठीक है, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम, वाइल persons above the poverty line might also be food insecure when the country face a national disaster climate like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failures of crop causing famine, etc.
तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, एक जो पूरे सेक्शन है सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक कुछ चीजों से सफर करता है, और नहीं तो जो पूरे सेक्शन भी नहीं है, जो दूसरे कॉमन पीपल भी हैं, कॉमन मैन भी हैं, वो लोग भी कभी ना कभी एक टाइम बाद आके फूड सिक्योरिटी के से अफेक्ट होंगे होंगे क्यों होंगे, या फिर इन्होंने यहाँ पर मेन फोकस दिया है पॉवर्टी लाइन के ऊपर। जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है, पॉवर्टी लाइन के पास है, उनको भी, या फिर अब ये जो फूड अफोर्ड कर सकते हैं और जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अंदर एक रेशो है। जैसे मान के चलिए, फूड जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नंबर में ज्यादा है, तो जो लोग नंबर में फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो सिक्योर रखना गवर्नमेंट का अधिकार है ना। तो इसलिए वो लोग क्या बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, है ना। देखा होगा पीले रंग का कार्ड बनता है, ऐसे राशन कार्ड बनाते हैं, वो लोग जाते हैं और वहां से जाके राशन को लेते हैं बट एक मिनिमम से मिनिमम वेज उसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर, ठीक है। और कभी कभी कंट्री को फेस करना पड़ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई क्लाइमेट, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, बाढ़ आ गई, ठीक है, और कभी कभी होता है क्या कि क्रॉप्स फेलियर हो जाता है, जो आप फसल उगा रहे हो वो खराब हो जाती है, तब क्या करोगे, उस टाइम पर भी आपको फूड सिक्योरिटी के लिए आपको होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया बोले जाए, जैसे अभी बीच में देखा था प्याज का अकाल पड़ गया, प्याज ने हाई रेट मार लिए, ठीक है, और टमाटर महंगे हो गए जी, भाई टमाटर महंगे, पागलों की तरह लोग टमाटर इकट्ठे करने लग गए, है ना। आप देखो कभी आलू नहीं महंगा होगा, बहुत रेयर रेयर होता आलू महंगा, 20 रुपए 30 रुपए, कभी आलू सुना, कभी आलू 60 70 रुपए 80 रुपए, है ना। तो वो वही बोल रहे हैं कि बेसिक सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन से डील करना पड़ सकता है। जैसे होता है ना, हम हमारा एक छोटा सा अमाउंट ऑफ मनी सेव करके रखते हैं, कभी किसी केस में कुछ इमरजेंसी आ जाए तो हम वहां से वो पैसा निकाल ले, ठीक है। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ क्लाइमेट, कैसे जो फूड सिक्योरिटी है वो अफेक्ट करती है क्लाइमेटिक के अकॉर्डिंग। ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटी, अगर जब नेचुरल क्लाइमेटी आता है, जैसे इन्होंने बोला से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। अगर ड्रॉट होता है, ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा पड़ जाना, अगर सूखा पड़ जाता है तो फूड ग्रेन क्या होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, सूखा ही पड़ेगा, तुम पानी नहीं आ रहा वहां पे, तो फसल कैसे उगेगी, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, सो इट क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ फूड, अफेक्टेड द एरिया, जो भी क्रॉप उग रही है, जो भी उसकी नेसेसिटी है, जो भी परचेसिंग सेक्शन है, वहां पर वो जो है वो अफेक्ट करेगा। जैसे चावल है, चावल में बहुत पानी चाहिए होता है ना। मतलब अगर आपका बहुत बड़ा सेक्शन अगर चावल का उगा है, उसमें से बोलते हैं हाफ से ज्यादा नहीं तो हाफ तो आपको डिप करना होता है वो क्रॉप को, ठीक है। अब मान लो हाँ सूखा पड़ गया, तो आप देखोगे या तो एकदम से चावल जितने मार्केट में होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाई रेट में हो जाएंगे, और जितना टाइम जो मिडिल मैन है, जो भी आपका मिडिल मैन है, वो पैसे खाएगा लेने देने के। जो कॉमन लोग हैं वो परचेज कर सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो परचेज ही नहीं करेंगे चावल। एक चावल आप खा रहे हो, मान के चलो 70 80, सबसे बढ़िया से बढ़िया, जैसे हम लोग, जैसे जस्ट एग्जांपल में हम लोग खाते हैं 120 वाला इंडिया गेट, जो बासमती का जो भी आता है, हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम 120 वाला खा सकते हैं, पर वही 120 वाला चावल बोले कि 300 मिल जाएगा, हम रोक देंगे भाई साहब, है ना, इतने पागल भी थोड़ी है। तो गरीब लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पे वो बता रहे हैं कि ये शॉर्टेज ऑफ फूड क्रिएट कर देता है, ठीक है, क्रिएट की प्रॉब्लम, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइस गोज अप, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा तो मैंने वही बताया, 120 वाले चावल में 300 मिलेगा तो मैं क्यों खाऊंगी भाई, पैसे बढ़ा दिए ना आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्राइस हो जाएंगे, सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, कुछ लोग नहीं खरीद सकते। इफ सच क्लाइमेटी हैपन इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, अगर ये अगर ये लंबे टाइम तक बहुत लंबे एरिया में फैल जाए, मान लो भी मेरे एरिया में मिल रहे हैं 120 वाले चावल 300 में, तो जो 300 अफोर्ड कर सकते हैं वो 300 खाएंगे, ठीक है, एक टाइम तक। पर एक टाइम बाद आके 300 वाले, जो 120 वाले चावल है, 300 वाले पूरे कृष्णनगर में ले जाए सब लोग, एक टाइम बाद आके आप देखोगे सब बंद कर देंगे खाना, तो वो सब बंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि भैया शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से प्राइजेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, कॉमन चीजें, बेसिक, ये सबको पता है, ठीक है। इफ
सच क्लैमिटी हैपेंस, अब वही बता रहे लॉन्ग पीरियड, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन। तो इससे किस चीज की स्टार्वेशन हो जाए, इससे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, स्टार्वेशन की, भूखमरी की। भूखमरी मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया चावल का, पर यहाँ बेसिक नेसेसिटी की चीज हो रही है। जैसे मैं आपको बोलूं ठीक है आटा नहीं है, ठीक है, चलो दाल को पकाने के लिए सिलेंडर खत्म हो जाए, तुम लकड़ियां, जो शहर वाले लोग, तुमने शहर वाले बंदों को देखा जो फूकनी से फूक रहे हैं, मुंह काला कर रहे हैं, कौन सी औरतें होती हैं, कोई नहीं करता आज के टाइम में। कहेंगे अच्छा तुम्हारे घर में सिलेंडर आते, हमारे घर में तो पाइपलाइन थी। ऐसी वाली हो गई है। A massive starvation might take a turn of famine. एक massive starvation, एक बहुत बड़ा starvation किसकी तरफ टर्न करेगा, famine की तरफ। famine is a characteristic by widespread death। famine जब, famine मतलब अकाल पड़ जाना, भूखमरी होगी, लोगों के पास पैसे नहीं होगा, खाने के लिए नहीं होगा, तो क्या पड़ेगा, अकाल पड़ जाएगा, जिस वजह से स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी की वजह से लोगों की क्या होने लग जाएगी, मौत होने लग जाएगी। देखो लिखा है यहाँ पे, डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन एंड epidemics caused forced by use the contaminated water or decaying food of हाँ, इससे क्या होगा, स्टारवेशन, अब आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है तो क्या काम करके क्या खाओगे, है ना। द मोस्ट डिवास्टेशन फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वॉज फेमाइन ऑफ बंगाल। सबसे खतरनाक फेमाइन जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था, बंगाल में पड़ा था, और कौन से ईयर में पड़ा था, 1943 में पड़ा था। फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल। उस टाइम पर 30 लाख लोगों को मरना पड़ा था उस फेमाइन के चलते, 30 लाख लोग मर गए, ठीक है। हाँ जी। अब देखो यहाँ पर नीचे एक छोटा सा डाटा दे रखा है इन लोगों ने, प्रोडक्शन ऑफ राइस, ये लोगों को चावल बहुत पसंद है मेरी तरह, तो इन्होंने राइस का प्रोडक्शन दे दिया। देखिए, देखिए कितना टन है, प्रोडक्शन कितना करा गया है, देखो 1938 के अंदर प्रोडक्शन कितना करा है, 85। कुछ गया है, नहीं गया, कुछ आया है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब जाना, कुछ आया गया है, नहीं गया, तो हमारे पास टोटल कितना था, 85 था। ये अब हम देखेंगे 1939 में आ जाओ, 79 प्रोडक्शन है। अब देखो प्रोडक्शन पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। इंपोर्ट करा है हमने, हाँ हमने 4 का इंपोर्ट करा, और एक्सपोर्ट नहीं करा, मतलब अभी भी आप देखो हमें इंपोर्ट करना पड़ा है, हमें बाहर से और मंगाना पड़ा है। हमारे लोग जो है वो यहाँ पर फुलफिल, जो अमाउंट में हमारे जो नीड है वो सफिशिएंट प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 83 हो गई। 1940 पे देखो 82, 82 जिसमें से हमने इंपोर्ट करा है, हाँ अब भी हमें करना पड़ा है इंपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट करा, हम बाहर दे नहीं रहे, हमें जरूरत ही पड़ रही है मांगने की, तो और हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी कितना हो गया, 85 टन। अब देखो 41 में देखो कितना हो गया, 68, मतलब एकदम से गिर गया, है ना, एकदम से गिर गया, जिसमें हमें इंपोर्ट करना पड़ा है, हाँ भाई 2%, एक्सपोर्ट करा है, नहीं करा जी, अब भी हमें हाँ मांगने की जरूरत पड़ रही है। 1942 93 यहाँ पर हमने थोड़ी तरक्की करी, इंपोर्ट करा, अब इस बार हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और अब हमने क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है एक, पहली खुशी की लहर कि हमने कुछ थोड़ा सा प्रोडक्शन दिया है। पर अब क्या बोल रहे हैं, 1943 में क्या पड़ा, फेमाइन पड़ा, अकाल पड़ा। अब कितना हमने प्रोडक्शन करा, 76, सबसे कम हमने कब करा, 1943 में प्रोडक्शन करा, और हमने इंपोर्ट कितना करना पड़ा, 3, ठीक है। और हमने दिया कितना, कुछ भी नहीं, जबकि पिछले साल हमने क्या करा, लोगों को दिया है एक, और टोटल अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई, 79। इससे क्या पता लग रहा है, आप देखो कैसे जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे हो रहा है, बट जब फेमाइन हुआ तो हमारा जो ग्राफ था वो सबसे गंदे लेवल पर चलेगा, हमने प्रोडक्शन इतना करा ही नहीं, सबसे कम करा। 38 से लेके 43 तक जितने भी ईयर्स रहे हैं उसमें सबसे कम प्रोडक्शन किस में रहा है, 43 में रहा है। हाँ 68, बट हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको लेवल में ले लिया ना, देखो 70 में, है ना। पर वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो इस टाइम अकाल पड़ा था और 30 लाख जो लोग थे वो मर गए थे, ठीक है। वॉट डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय फेमाइन। अब आपको क्या लगता है कौन से किस तरीके के लोग मरे होंगे, अब जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है वो तो मरा नहीं होगा,
क्योंकि वो कहेगा तेरे पास चावल इतना है तो मैं तो कहीं और से चावल ले लूंगा, सब्सिट्यूट भी लगा लो, चावल की जगह मैं कुछ और खा लूंगा। ठीक है, पर जिन लोगों का रोटी रोजगार ही वही है, वो लोग अफेक्ट हुए होंगे। जैसे द एग्रीकल्चर लेबर, वो अफेक्ट हुए, फिशरमैन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, क्योंकि चावल को ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, या फिर किस चावल को छोड़ दो, गोली मारो, कोई भी क्रॉप को है वो ट्रांस, किसान जो है वो डायरेक्ट हमें सेल थोड़ी करने आता, ओ व्हाट्सएप नंबर थोड़ी उसके बाद हमारा, लो आरती मैडम ले जाओ आपके आलू उग गए हैं, मैं आपके अभी घर भिजवा रहा हूँ, साइकिल पे एक बंदा छोड़ना, ऐसे नहीं होता है ना। पहले वो सारा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ जाता है, मंडी में जाता है, फिर मंडी से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, और फिर जाके हमें यहाँ पर सोम बाजार की मार्केट लगती है, बुध बाजार लगता है, वहां पर जाके हमें मार्केट में देखने को मिलता है। कैजुअल लेबर, ये सब कुछ बहुत तरीके से ड्रामेटिकली जब प्राइस इंक्रीज हुए तो ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे, इसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। अब जो लोग ऑलरेडी कर्जे में हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे, सोचेंगे ना मर जाएंगे तो सर से बोझ खत्म हो जाएगा, ये वाली चीज। अब देखो यहाँ पर ये दो पिक्चर दे रखी है, ठीक है, ये तो मैम डिस्कस करेंगी आपकी, चलो फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। Some people say that Bengal famine happened because there was a shortage of rice. कुछ लोगों ने कहा कि बंगाल में जो फेमाइन हुआ था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वहां पर खाने की मतलब चावलों की शॉर्टेज थी। स्टडी द टेबल, आपको टेबल स्टडी करनी है और आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो वो बताना है। जो अभी हमने ऊपर टेबल स्टडी करी ना, ये वाली, वो वाली। विच ईयर शो ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द फूड, अब आप मुझे बताओ कौन से ईयर में ज्यादा, जो पिक्चर आपको दिख रही है वो कौन से ईयर में ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। देखिए 4.1 में क्या है, स्टावेशन विक्टिम्स अराइविंग एट द रिलीफ सेंटर, ये स्टावेशन विक्टिम्स है जो आपको रिलीफ सेंटर से आपको पिक्चर देखने को मिल रही है 1945 में। कौन सा ईयर है चेकआउट कीजिए, 1945, ठीक है। अब ये क्या है, दूसरी पिक्चर आओ, पिक्चर 4.2 पे। ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 में फैमिली लिव्स एट विलेज इन चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, वहां से एक घर फैमिली जो अपना घर छोड़ के जा रही है, और फिर वहां आपको देखने को क्या मिल रहा है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, चित्तागोंग, जो बंगाल का है। अब इन दोनों में से आपको क्या समझ में आया कि इस टाइम पर 1943 में जो बोल रहे हैं कि इवेंचुअली सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, और वहां का पिक्चर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि कुछ कुछ फैमिलीज हैं वो अभी भी स्टार्वेशन से दिक्कत में है, भूखमरी के अंदर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, और वो अपना विलेज जो छोड़ के जा रही है। कुछ टाइम बाद आप क्या देख रहे हो कि वही फैमिली जो है 1945, या कोई और भी फैमिली हो सकती है XYZ, तो आप देख रहे हो कि उनकी कंडीशन और भी बुरी हो चुकी है। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि 1943 से 45 वाला जो ईरा था बंगाल के लिए क्या था, बहुत ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि उस टाइम पर कंडीशन क्या चल रही थी, बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नथिंग इन बंगाल फेमाइन, ये जो सजेस्टेड एक्टिविटी है ये आप पढ़ना। चलिए, नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन, हम नहीं चाहते कि बंगाल का जैसा फेमाइन 30 लोग जब मर गए भुखमरी से, ऐसा कुछ दोबारा इंडिया में वापस हो। ठीक है, बट इट इज डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देयर आर प्लेसेस लाइक काला हांडी, काशीपुर इन ओडिशा, आज भी, पर ये बात डिस्टर्ब करने वाली है, आज भी जो ऐसे कुछ जगहें हैं जैसे काला हांडी और काशीपुर, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, यहाँ पर फेमाइन होते हैं, और फेमाइन की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि स्टावेशन की वजह से लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो स्टावेशन डेथ आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बारन डिस्ट्रिक्ट, ये बारन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, राजस्थान में। तो आपसे पूछा जा सकता है काला हांडी और काशीपुर कहाँ पर है, तो उड़ीसा के अंदर है, वहां पर भी फेमाइन की कंडीशन देखने को मिली। और बारन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। ठीक है, ऐसे ही कहां पर आपको देखने को मिलेगा, पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, झारखंड में। नीचे देखो ना, लाइन से लाइन मैच करते जाओ, आपको मिल क्यों नहीं रहा, ये तो रहा, हटाओ। अच्छा, लाइन अलग है बुक्स की, थोड़ी सी मैं इससे पढ़ा देती हूँ फिर इससे ही बताती हूँ, मैं वो बोलू ना बुक से साथ मैच करते जाओ। झारखंड हैज मेनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द recent year
देयरफॉर फूड, इसीलिए फूड सिक्योरिटी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं इस बुक से पढ़ा देती हूँ। नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैपेंड अगेन, ये तो पूरा ही है। यहाँ पर इन्होंने बताया है famine like condition exists in many part of the country, starvation, death at the times, natural calamity and pandemics जैसे COVID-19, ठीक है। many also lead to food shortage, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला था, फूड शॉर्टेज देखने। फॉर एग्जाम्पल COVID-19 पेंडेमिक हैड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी, इसका बहुत बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है फूड सिक्योरिटी पे। रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल, COVID-19 के अंदर क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया लोग बागों की आवाजाही पर, बोल मना कर दिया गया था ना, लॉकडाउन लग गया था। एंड गुड्स एंड सर्विसेज पर भी। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो हैम्पर हो रही थी। ठीक है, क्यों हैम्पर होती भाई, जब COVID-19 के अंदर सब कुछ है नहीं तो हैम्पर तो होगा। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड, इसलिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है आपकी नेचुरल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए और पैंडेमिक्स को भी ध्यान में रखते हुए। मैंने इससे भी कवर कर दिया और इससे भी कवर कर दिया, ठीक है। हु आर फूड इनसिक्योर, बट अब आप लाइन से लाइन मैच करते चलो, ठीक है। हु आर फूड इनसिक्योर, although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, हमें पता है एक बहुत बड़ा सेक्शन है लोगों का जो फूड सिक्योरिटी वाला, फूड की जो इनसिक्योरिटी है, ठीक है, उससे सफर कर रहा है। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल, सबसे बुरा और जो सबसे बुरा और जो बेकार चीज है वो हमें क्या देखने को मिलती है, वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है रहने के लिए, with no little or no land depends on traditional Aristarian providers or traditional services, pretty self-employed workers in these stated including beggars, जिसके अंदर हमारे कौन इंक्लूड होते हैं, बेगर्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको, हेलो। यही बढ़िया है, स्कूल खुलेगा 2 तारीख हुई नहीं है, इसकी शॉपिंग चालू होगा, पार्सल आ रहे हैं, बताओ हम यहाँ पे फूड सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। In the urban areas, food insecure families are those who working members are generally employed in ill-paid occupation or casual labor market. अर्बन एरियाज में, ये तो हमने गांव की बात करी, पर शहर वाले लोग भी तो अफेक्ट होते ही होंगे भैया, है ना। हमारे पास कौन सा मनी प्लांट का कोई रियल वाला पेड़ है कि पत्ता तोड़ो पैसा बनेगा, ऐसा वाला कुछ नहीं है ना। हम लोग के पास अर्बन एरिया में भी लोग इस चीज से इफेक्ट होते हैं, स्पेशली वो लोग होते हैं जो वर्किंग मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस चीज का क्या प्राइस है। दूसरी चीज, वो लोग, वो एम्प्लॉयड जो इल पेड है, इल पेड क्या होता है बेटा, इल पेड मतलब आपको बहुत कम ऑक्यूपेशन मतलब बहुत कम आपको पेमेंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है, या फिर मिल ही नहीं रही, ठीक है। जैसे कैजुअल लेबर्स हो गए मार्केट में, जैसे जैसे एग्जांपल, हम जाते हैं सफेदी वाले से बोलते हैं, वो बोलेगा नहीं हम तो 700 की दिहाड़ी लेंगे और इतने देर में निपटा देंगे, यही करेंगे। हम बोलते 700 की नहीं भैया, 700 तो होएगा ही नहीं, 400 या 300 में देखो, नहीं तो 500 में देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, वो कैजुअल लेबर्स की दिहाड़ी खत्म होगा, और जिसमें हम लोग जो राम राम, जो हम लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं कि नहीं भाई 2 से 3 दिन में निपटा दे, हमारा पैसा कम लगे, बट व्हाट दे वांट कि उनको भी तो कुछ अर्निंग करनी है ना। तो वो इस बीच में कौन जाते हैं, पिस्ता कौन है, कैजुअल लेबर, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, दीज वर्कर्स आर लार्जली एंगेज इन सीजनल एक्टिविटी। बेसिकली ये वर्कर्स जो होते हैं वो किसमें एंगेज होते हैं, सीजनल एक्टिविटीज में, एंड आर पेड वेरी लो वेजेस, और इनको सबसे कम वेजेस मिलते हैं, मतलब सबसे कम भत्ता मिलता है, ठीक है। आप देखोगे कुछ कुछ लोग डबल ड्यूटी नहीं तो ट्रिपल ड्यूटीज करते हैं, जैसे एक टाइम बाद आप देखोगे अगर कोई रिक्शे वाला भैया है, अगर वो 12 बजे से रिक्शा चलाना चालू करते हो तो सुबह सो के उठने से पहले वो 7 बजे न्यूज़पेपर भी डाल रहा होगा, है ना। उसको वहां से भी इनकम, क्योंकि उसे पता है कि उसकी इनकम जनरेशन कम है कैजुअल लेबर के अकॉर्डिंग, या लेबर भी ना समझो, उसका जो इनकम जनरेशन है वो पावर क्या है, बहुत ज्यादा लो है, और उसको बहुत कम इनकम जनरेट हो रही है। इस वजह से वो अपने जो वर्किंग आवर्स है उसे क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग कामों में, और उससे इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यही काम कभी कभी गांव वाले भी करते हैं सीजनल एक्टिविटीज में। मान लीजिए जिस टाइम फसल कट गई, वो क्या करेंगे, वो लोग शहरों की तरफ आते हैं, शहरों में काम ढूंढते हैं, शहरों में जितना टाइम उनको काम लगता है उतना करते हैं, वापस वो जाते हैं
और कुछ लोग जाके वापस क्या कर लेते हैं, अपना जो गांव का काम होता है वो कंटिन्यू करते हैं। ऐसा होता है, आज भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टोरी बताइए, स्टोरी ऑफ रामू। रामू जो है वो एक कैजुअल लेबर है। ठीक है। कौन से गांव के अंदर? रायपुर गांव के अंदर। उसका एक एल्डेस्ट सन है सोमू, जो 10 साल का है। और 10 ईयर ओल्ड ऑल्सो वर्क एज अ पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ सरपंच ऑफ विलेज सतपाल सिंह। वो एक गांव में रहते हैं जिसका सरपंच कौन है? सतपाल सिंह। और जो सोमू है वो क्या, उसका जो वो क्या देखता है? कैटल, मतलब गांव गाय के बछड़े वगैरह को ध्यान रखने का काम करता है। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर होल ईयर। सोमू को एम्प्लॉयड करा गया कितने साल के लिए? पूरे साल भर के लिए। ठीक है। और उसको पैसा कितना मिलता है साल भर का? 1,000 रुपए। कितना कम है? साल भर का 1,000। ठीक है। फॉर दिस वर्क रामू हैज 3 more sons टू एंड 2 daughters। रामू के जो है 3 लड़के हैं और 2 डॉटर हैं। दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड। और वो बहुत ज्यादा ही यंग है अपने खेती करने के लिए। हिज वाइफ सुनहरी इज ऑल्सो पार्ट। सुनहरी जो उसकी बीवी है, ठीक है, और वो भी घर के अंदर क्लीनिंग वगैरह का काम करती है, घरों में जाके। और रिमूव करती है काउडंग वगैरह को, मतलब गाय के जो क्या बोलते हैं वो पॉटी वगैरह होते हैं उसको हटाने का काम करती है। और दूध वगैरह, मतलब वो भी साथ के साथ डेली वर्क काम करती है। मतलब बेसिकली फैमिली का हर एक आप देखोगे 80-90% हर एक पर्सन क्या है? इंगेज्ड है काम में। बिसाइड शी ऑल्सो वर्क इन द फील्ड। इसके अलावा वो अपने बिजी सीजन के अंदर अपने हस्बैंड के साथ भी हेल्प करती है। सप्लीमेंट हिज अर्निंग्स, मतलब इसके सप्लीमेंट अर्निंग्स के लिए काम करती है। एग्रीकल्चर बीइंग सीजनल एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर क्या हो चुकी है? सीजनल एक्टिविटी हो चुकी है। एम्प्लॉयज रामू only during time sowing, transplantation and harvesting. He remains unemployed for about 4 months during the period of consolidation maturing in a year. तो वो बोल रहे हैं कि जब फसल प्रॉपर ग्रो करती है, कटने से पहले जो बीज का टाइम है, उस बीच में वो क्या करते हैं? बिल्कुल खाली होता है। ही लुक्स फॉर इन अदर ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज। तो वो सोचता है कि जितना टाइम वो खाली है, जितने टाइम के बीच में, तो वो कोई दूसरी एक्टिविटी में एंगेज हो। आप मर तो नहीं जाओगे ना? खाना दाना पानी तो चाहिए पेट में, शरीर के इंजन को चलाने के लिए। ठीक है। ही लुक्स समटाइम्स ही गेट एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक्स लेइंग। कभी कभी आप देखोगे कि उसको कहाँ पर काम मिलता है? ब्रिक्स लेइंग, मतलब ईंटों वाली भट्टी के अंदर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क मिल सकता है। बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू एबल टू अर्न आइदर इन कैश एंड और काइंड हिम टू बाय एसेंशियल फॉर 2 स्क्वायर मील्स। इन सबको जोड़ घटा करते हुए वो कितने टाइम का खाना इकट्ठा कर पाता है? 2 वक्त का खाना इकट्ठा। इतना सब काम करने के बाद कितना काम कर रहा है? 2 वक्त का। ठीक है। However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties, and sometimes स्मॉल किड्स हैव टू स्लीप विदाउट फूड। और इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि कभी कभी वो लोग बिना खाए भी उनके बीवी बच्चे जो है वो उनको सोना पड़ता है। मिल्क एंड वेजिटेबल आर नॉट द रेगुलर पार्ट ऑफ द मील इन द फैमिली। मिल्क और जो वेजिटेबल्स हैं वो रेगुलर पार्ट नहीं है, मतलब उनको दूध मिले, सब्जियां खाने को मिले ना मिले, ये कोई रेगुलर हिस्सा नहीं है खाने का। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months व्हेन ही रिमेन। तो यहाँ पर वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सीजनल नेचर की वजह से उसे उसे कभी कभी ये सब चीजों से सफर आउट करना ही पड़ता है। ठीक है। अब एक और स्टोरी है यहाँ पर, स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद की स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है। निकालिए अहमद की स्टोरी। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप सॉल्व करना। ठीक है। जैसे वाई इज एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटी? सीजनल एक्टिविटी क्यों है एग्रीकल्चर? क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं। उस बीच में जब अगर मान लीजिए थ्रेशिंग है, हाँ, तो उस बीच में वो लोग क्या करेंगे? जब अगर फसल उग रही है तो, या फिर उस टाइम पे कटने का टाइम ले, पर पैसे नहीं है, रखने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। स्टोरी ऑफ अहमद पढ़ेंगे। अहमद इज अ रिक्शा पुलर इन बैंगलोर। अहमद कहाँ काम करता है? बैंगलोर में काम करता है। क्या काम करता है? रिक्शा चलाता है जी। ठीक है। ऐसे नहीं बोलते। ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झमूरी तिल्हा अलोंग विद हिज 3 brothers। वो झमूरी से शिफ्ट हुआ है, ठीक है, जिसके 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं और बूढ़े माँ बाप हैं। ही स्टे इन झुग्गी। और वो कहाँ रुका है? झुग्गी में रुका है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल
members in family depend on his daily earnings for pulling rickshaw. और जो पूरे घर में, अब घर में कितने लोग होंगे, 3 भाई 2 बहन 5, बूढ़े माँ बाप 2 होंगे, ठीक है, 5 और 2 7, और एक वो खुद अहमद 7, लमसम लमसम मंगा लो 8 लोग। 8 लोगों के लिए उसे झुग्गी में रहना पड़ता है, और वो पूरे दिन जो भी कमाता है उसी से उनकी डेली अर्निंग्स रन करती हैं, ठीक है। हाउ एवर ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, बट अभी तक उसके पास कोई एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो उसकी डेली अर्निंग्स है वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। मतलब कभी रिक्शा चलाते चलाते उसने कमा लिया और कभी कमाया ही नहीं है, ऐसे होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट इनफ अर्निंग फॉर हिम, पर पूरा टाइम वो कोशिश करता है कि वो बेसिक डे टू डे नेसेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीजें तो कमा सके। ऑन द अदर डेज ही बेयरली अर्न्स इनफ डे टू, और बाकी दूसरे दिन पर वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेली नेसेसिटी की चीजें नहीं भी कमा पाता, ठीक है। हाउ एवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज अ येलो कार्ड, पर अहमद के पास क्या है, येलो कार्ड है, ठीक है, विच इज पीडीएस कार्ड, जिसे क्या कहते हैं, पीडीएस कार्ड। पीडीएस हमने अभी पढ़ा था ना, क्या था बताओ फुल फॉर्म, ढूंढो कहाँ था, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग पॉवर्टी लाइन के भी नीचे, गरीबी रेखा के भी आप नीचे हो, ठीक है। विद दिस कार्ड अहमद गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, पर इस कार्ड की हेल्प से अहमद को अच्छे से चावल मिल जाता है, अच्छे से गेहूं मिल जाता है, चीनी मिल जाती है, और केरोसिन का ऑयल मिल जाता है, जिसे वो डेली बेसिस पे यूज कर सकता है। ही गेट दीज एसेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। अब ये सारी चीजें उसे कितने रेट पे मिलती हैं, आधे पे मिलती है। जैसे मान लीजिए चीनी चल रही है 40 या 35 चल रही है, 40 चल रही है, तो उसको कितनी मिलेगी, 20 रुपए किलो, ठीक है। अहमद ने स्मार्ट वर्क करा। ही परचेज हिज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे, वो पूरा मंथली स्टॉक एक ही दिन पर परचेज करता है। व्हेन द राशन शॉप इज ओपन, जब राशन शॉप ओपन होती है, किन लोगों के लिए, बिलो पॉवर्टी लोगों के लिए, क्योंकि एक दिन बनाया जाता है कि इस दिन सिर्फ राशन के दिन लोग ही आएंगे, राशन वाले जो गवर्नमेंट देते हैं, ठीक है। इन दिस वे अहमद इज एबल टू एक आउट ऑफ सर्वाइवल विद द लेस सफिशिएंट अर्निंग्स, मतलब इस तरीके से कम अर्निंग्स होने के साथ साथ भी वो खुद को सरवाइव करने में बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इतने बुरे कंडीशंस, बहुत बद से बदतर वाले कंडीशंस भी नहीं है, बट वो इतने हैं कि उसको और अच्छे से ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खा, ऐसा तो नहीं, ऐसा उसके टाइम पर क्या था कि उसके पास मिल्क और वेजिटेबल्स भी नहीं थे, है ना, बट यहाँ पर उसको बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हैं ताकि वो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अरेंज कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चंस यहाँ पे आ चाहिए नेक्स्ट पहले। द सोशल कंपोजिशन अलोंग with the inability to buy food also play a role in food security. social composition भी कहीं ना कहीं आपको एक फूड इनसिक्योरिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा। द SCs STs एंड द OBCs, ठीक है, इन सब, या फिर जो पुअर लैंडलेस वाले जो लोग हैं जिनके पास कम प्रोडक्टिव एरिया है, आप देखोगे यहाँ पर देखो लिखा भी है, हु हैव आइदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी आर प्रॉन टू फूड इनसिक्योरिटी। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पास है किसके, फूड इनसिक्योरिटीज के, ठीक है। दीज द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, वो लोग जो नेचुरल डिजास्टर से क्या कर रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। हु हैव टू माइग्रेट, जो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब काम की तलाश में, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने आप को फूड इनसिक्योर जो वो लोग हो रहे हैं इस वजह से खुद के खाने पीने की तलाश में, ठीक है। मान लीजिए अभी जो उन्होंने बताया बंगाल में क्या आ गया, फेमाइन आ गया। अब वो लोग आधे जो लोग बचे होंगे, जो लोग 30 लाख जो लोग बता रहे हैं वो लोग एक्सपायर हो चुके हैं, उसके अलावा जो लोग बचे होंगे वो लोग क्या चाह रहे होंगे कि हम अपने अच्छे सर्वाइवल के लिए एक अच्छी जगह पर मूव आउट करें, माइग्रेट करें, ताकि हम अच्छे से काम कर सके और खुद को अच्छे से रख सके, ठीक है। हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल अमंग वुमेन, ये सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलेगा आपको, महिलाओं में मिलेगा। दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है। कंसर्न इट पुट इवन अनबॉर्न बेबी, क्योंकि यहाँ एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो बच्चा भी होगा इस महिला का आने वाला वो भी माल न्यूट्रिशन से सफर करेगा, ठीक है।
आप खुद नहीं खाओगे, एक फीमेल अच्छे से नहीं खा पाएगी, तो अपने बच्चे को कैसे फीड कराएगी, कैसे खाना खिलाएगी, है ना? क्योंकि पहले जब बच्चा छोटा होता है तो पहले तो मदर फीड ही करता है ना? उसके बाद ही नॉर्मल जो है वो बाहर का खाना खा पाता है। अ लार्ज proportion ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years constitute an important segment द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पर बिलो, यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं कौन सी एज से, 5 साल के बच्चे जो कम है, 5 साल की उम्र से जो कम बच्चे हैं उनको भी माल न्यूट्रिशन होता है, तो वो बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, NHFS, इसे मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म। करो, ठीक है। 1998 या 1999 के अंदर जो सर्वे करा गया, वहां पे कुछ वुमेन्स और कुछ बच्चे हैं, वो कम से कम कितने निकले ये, 11 करोड़। जब मेरा बर्थ हुआ था तब की बता रहे हैं ये, 1998 का बर्थ है मेरा, ठीक है। द फूड इनसिक्योर पीपल आर डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ द कंट्री। ये तो है भैया, फूड जो है वो डिसप्रपोर्शन के अंदर है, मतलब सही प्रपोर्शन में नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। सच इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विद द हाई इंडेंस ऑफ पॉवर्टी, कुछ जगहें ऐसी हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, मतलब पैसा कमाने की चीजों में पिछड़े हुए हैं अभी भी। और वहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, पॉवर्टी देखने को मिलेगी, गरीबी, ट्राइबल एरिया देखने को मिलेगा, रिमोट एरिया रीजन मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर। और जो रिमोट एरिया वाला है, जो हम जैसे लोग वाला है, वहां पर आपको डिजास्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया, कोई धरती फट गई, कुछ हो गया, ऐसे वाले, ठीक है। इनफैक्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी आप देखोगे, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स के अंदर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा किसका, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सा, ये कहीं ना कहीं ये सबसे बड़े नंबर्स के अंदर है जहां पर फूड इनसिक्योरिटी देखने को हमें मिलती है लोगों की। अब बात करते हैं हम हंगर के ऊपर। इतनी देर से भूखमरी की बात हो रही है, अब हम हंगर की बात करते हैं। हंगर इज एन अनदर एक्सपेक्ट ऑफ इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर भी एक तरीके का एक दूसरा एक्सपेक्ट है किसका, फूड इनसिक्योरिटी का। हंगर इज नॉट जस्ट एन अकाउंट एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। हंगर पॉवर्टी को दिखाता ही नहीं, पॉवर्टी को क्रिएट भी करता है, ठीक है। भूख, ठीक है, वो पॉवर्टी को क्रिएट भी करती है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर्स एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो हमें बेसिकली इसे क्या करना चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए। फूड को सिक्योर करोगे, मत करो ये सब। फूड को सिक्योर करोगे तो ये सब चीजें क्या होंगी, ठीक होंगी। एक सेकेंड रुको, पढ़ो ये वाला टॉपिक पढ़ो, मैं आपसे पूछती हूँ, अभी 2 मिनट रुको।
आ जाओ हम वापस भूख के ऊपर आ जाए। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। हंगर के पास क्या होते हैं, सीजनल और क्रॉनिक डायमेंशन होते हैं भैया। सीजनल मतलब सीजन के हिसाब से होते हैं, क्रॉनिक मींस बड़े लेवल पर। देखो दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट मींस क्या होता है, छोटा, कम कम टाइम के लिए। क्रॉनिक मींस क्या होता है, बड़ा, लंबे समय के लिए। ठीक है। क्रॉनिक हंगर, अब वही बता रहा, देखो देखो आ गया वो अपनी वापस अपनी चीजों के ऊपर। क्रॉनिक हंगर इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइट। किसके कॉन्सिक्वेंसेज है, डाइट के। इन एडुकेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन क्वांटिटी एंड और द क्वालिटी। किसके ऊपर देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी। आप कितनी क्वालिटी का फूड कितनी क्वांटिटी में एक लंबे टाइम तक कंज्यूम कर रहे हो। मान लीजिए आप खूब दबा के पेलने में लगे हुए फूड को, दे मोमोज, दे चटनी, दे समोसे, दे ब्रेड एक लंबे टाइम तक, तो कितनी क्वांटिटी में आपको लगता है कि आप रोज का एक गस्सा खा रहे हो तो आप नहीं ओबेसिटी की तरफ नहीं जाओगे, मोटापे की तरफ। रोज का एक गस्सा खाने से कोई मोटा नहीं होता 6 महीने तक। अगर आप रोज के 6 समोसे खा रहे हो तो पर आप 6 महीने बाद ठीक है मोटे जरूर हो जाओगे। आप खा ही नहीं पाओगे इतना सब कुछ। पीपल पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। जो गरीब लोग होते हैं वो क्रॉनिक हंगर से सफर करते हैं। ये क्वेश्चन आता है और गिव रीजन में दे देते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं ये वाले। ठीक है, तो उसको मार्क कर लो। पुअर लोग जो होते हैं, पुअर पीपल जो होते हैं, वो क्रॉनिक हंगर से सफर करते हैं। क्यों करते हैं भाई, इसका रीजन दो क्यों करते हैं। बिकॉज दे आर वेरी लो इनकम, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसे कम है। अगर पैसे होते ही तो फिर वो पूरे ढंग से ना खाना खाते। ठीक है। एंड इन टर्म्स इनएबिलिटी टू बाय फूड अनइवन एंड सर्वाइवल। और वो खुद इनेबल है कि फूड को परचेज कर सके अच्छे लेवल पर। या तो तुम दाल रोटी खा लो, या तुम जाके सोचो आज तो पिज्जा खाएंगे, डबल चीज लगवाऊंगी आज तो। गरीब क्या सोचेगा, पिज्जा डबल चीज या फिर रोटी, रोटी सोचेगा, है ना। सीजनल हंगर इज रिलेटेड। अब सीजनल, अब ध्यान से डिफरेंस बिटवीन भी देखने को मिल सकता है कि सीजनल हंगर क्या होता है और क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर अभी पता चल गया, एक लंबे टाइम तक क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करता है। ठीक है। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग हार्वेस्टिंग। फूड कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे हार्वेस्ट हो रहा है। दिस इज अ प्रिलिवेंट इन रूरल एरियाज। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, रूरल में, क्योंकि अरबन में तो वैसे सब कुछ है, शहरों में तो वैसे सब कुछ भरा पड़ा है। तो ये कमी कहाँ देखने को मिलेगी, गाँव में। ठीक है। बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर। किस वजह से, नेचर की वजह से भाई। एक फसल कटेगी, उसको ग्रो करने में, बड़ा करने में, काटने में, परचे उसको एक जगह, इसमें टाइम लगता है। ठीक है। ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में क्या इफेक्ट हो रहा होगा, इसका लेबर। आपने कहीं देखा यहाँ पर कौन कोई से किसी ने फ्लैट के अंदर घिया उगा रखी हो नहीं उगा रखी होगी। ठीक है। इन अर्बन एरियाज, बिकॉज द कैजुअल लेबर्स की वजह से देर इज अ लेस वर्क ऑफ कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन के अंदर कैजुअल लेबर का काम कम हो जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, कौन सी सीमेंट तुम्हें बारिश के अंदर जमती हुई मिलेगी, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क का काम नहीं हो रहा होता बारिश में। इवन जब ज्यादा ठंड हो रही होती है तब भी नहीं हो रहा होता, देखना आप, है ना। This type of hunger exists when a person is unable to get work for entire year। आप देखोगे इस तरीके से काम पूरा पूरे साल भर तक हम रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज हंगर दिखा रहे हैं। ठीक है। एक आपको दिखा रहे हैं रूरल के अंदर, एक कहाँ दिखा रहे हैं, अर्बन के अंदर। सीजनल और क्रॉनिक दोनों दिखा रहे हैं। ये इसका क्या दे रखा है उन्होंने, चार्ट दे रखा है, ये देखना। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज डिक्लाइन इन इंडिया एज शोन इन द अबव टेबल। हमने पूरी टेबल में देखा है। इंडिया क्या एम कर रहा है, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया यही सोचा है जब से हम आजाद हो, अब हम खुद का खाना बनाएंगे, अब हम खुद सब चीजें करेंगे, सब कुछ इंडिया सोच। आफ्टर इंडिपेंडेंस After independence, Indian policy markers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains। जब से इंडिपेंडेंस मिली है, इंडिया ने पॉलिसीज ऐसी अपनाई है कि हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो चुके। इसलिए उन्होंने क्या लेके आए वो लोग हमारे लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। वो किस लिए था, स्पेशली वीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए था। जैसे हम आजाद, उन्होंने कहा हम अपनी चीजें खुद बनाएंगे, हम सक्षम है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए और उन्होंने वीट और राइस का प्रोडक्शन तेजी से चालू कर दिया। और उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा दीदी। ठीक है। इंदिरा गांधी एंड देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्डेड इंप्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन in agriculture by releasing
स्पेशल स्टैम्प इंटाइटल्ड वीट रेवोल्यूशन। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? वीट रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, और जो कब हुआ था? जुलाई 1968 में। द सक्सेस ऑफ वीट वॉज लेटर रेप्लीकेटेड इन राइस। फिर बाद में ये किस में देखने को मिली हमें? राइस में देखने को मिली। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन वॉज हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट। इंक्रीमेंट तो हुआ पर डिसप्रपोर्शनेट में, कहीं हुआ कहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसे वाले पोर्शन में। द हाईएस्ट ग्रोथ, सबसे अच्छी ग्रोथ कहाँ देखने को मिली? उत्तर प्रदेश, पंजाब में। मध्य प्रदेश लिखा है? मध्य प्रदेश करना। वेयर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन रीच, जिन्होंने कितना रीच करा? 78.9 मिलियन टन। यही है रेशो। ये रेशो यहाँ से बदल चुका है, ये वाला सेक्शन जो है यहाँ से आप ये पढ़ लेना, कौन सा हाई रेशो गया है कौन से स्टेट के अंदर, ये है ये वाला। ठीक है, ये कौन सा आपके इसमें? मेरे पास अलग दिया हुआ है, हाँ ये अलग हुआ हुआ है। आप ये वाला अपनी बुक से पढ़ लेना, यहाँ पर भी लिखा है, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो उसमें बस बता रहे हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर फील्ड के अंदर इतना देखने को मिला। फिर 2015 से 16 में देखने को मिला वेस्ट बंगाल में, ये सब अलग अलग के हिसाब से। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ये देखेंगे। ठीक है, कौन से पेज पर हम? 5। यस, हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका आज शाम को अपलोड कर, नेक्स्ट पार्ट में इसका भी आज थोड़ी देर में अपलोड करूंगी। ठीक है, 11:30 हो रहे हैं, आपको भी स्कूल जाना ना। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 करके मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, और इसके साथ जो हम करेंगे, मिर्जापुर क्यों आ गई है? फूड हम इसके साथ क्या करेंगे, ये नोट्स भी मैं इसके साथ साथ अभी आपको सेकेंड पार्ट के वीडियो में रिवीजन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, मतलब अगले पार्ट में कल। ठीक है, चलिए।